अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इससे पहले लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिशन पढ़ाया था, उसके साथ साथ हमने न्यूक्लियर एनर्जी भी पढ़ाई थी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है कि जो एनर्जी हमें मास डिफेक्ट से मिलती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो उस तरीके से हमने दो प्रोसेसेस पढ़ी थी, एक तो न्यूक्लियर फिशन पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और आज हम न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूज मीन्स टुगेदर, यानी कि कंबाइन होना, कि जब दो न्यूक्लियस कंबाइन होंगे, बट कौन से न्यूक्लियस होने चाहिए, वो लाइट न्यूक्लियर होने चाहिए। यानी कि एक प्रोसेस होती है जिसमें दो लाइट न्यूक्लियर, तो दो लाइट न्यूक्लियर की कंडीशन ये है कि उनका मास नंबर जो होना चाहिए वो लेस देन 8 होना चाहिए। तो इसमें आते हैं हमारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और ब्रिलियम आते हैं इसमें। तो ये कंबाइन होते हैं, टुगेदर बनाते हैं, कंबाइन होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं जिसकी लार्जर मास होगी। तो ये जो दोनों कंबाइन होंगे लाइट न्यूक्लियस, तो एक बड़ा नया न्यूक्लियस बनाएंगे कंबाइन होके जिसकी लार्जर मास होगी, एंड उसके साथ साथ हमें ये बहुत सारी एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम देखेंगे, जब जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिखा कि दो न्यूक्लियर होते हैं जो ड्यूटेरियम, यानी कि जो ड्यूटेरियम है इट इज़ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन भी एक होता है, क्योंकि 2 - 1 = 1, तो न्यूट्रॉन भी एक होता है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक ही होता है। ये जो फ्यूज होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं? तो जब दो ड्यूटेरियम कंबाइन होंगे, क्योंकि ये लाइट न्यूक्लियर है, तो दोनों कंबाइन होंगे और बनाते हैं हीलियम, और उसके साथ देते हैं एक न्यूट्रॉन और देते हैं एक, और हमें साइमल्टेनियसली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये थी एक प्रोसेस की जिसमें दो लाइट न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं और एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं जिसकी लार्जर एटॉमिक मास होगी। तो इसकी एटॉमिक मास इससे ज़्यादा है, दैट इज़ 3, और हमें एक न्यूट्रॉन मिलता है फॉर कंजर्वेशन। तो चार्ज पहले ही कंजर्व थे और मास नंबर भी कंजर्व हुआ, क्योंकि यहाँ पहले मास नंबर 2 + 2 = 4, यहाँ 3 + 1 = 4, और इसके साथ साथ हमें बहुत सारी एनर्जी भी मिलती है। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 4 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे, यानी कि इन प्रोटियम फॉर्म, तो अगर हम ऐसे देखेंगे कि हम 4 हाइड्रोजन्स लेंगे, तो दूसरी एग्जाम्पल कैसे फ्यूज होते हैं ये, हम 4 हाइड्रोजन्स को लेंगे, दैट इज इन प्रोटियम फॉर्म 1:1। तो ये जब कंबाइन होते हैं तो फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन बनता है कंबाइन होके, यानी कि अगर 4 हाइड्रोजन मिले तो ये कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, ये हीलियम देते हैं, इसके साथ 2 पॉजिट्रॉन्स देते हैं 2+, और 2 न्यूट्रिनोज देते हैं प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। तो यही होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें क्या लाइट न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं और एक नया न्यूक्लियर बनाते हैं जिसकी एटॉमिक मास रिएक्टेंट से ज़्यादा हो और उसके साथ साथ हमें बहुत सारी एनर्जी भी मिले। तो अगर हम देखेंगे कि इसमें हमें कितनी एनर्जी मिलती है इसी एग्जाम्पल में, तो कितनी एनर्जी मिलेगी, जितना इसका मास डिफेक्ट होगा, तो एनर्जी रिलीज्ड, तो कितनी एनर्जी मिलेगी, जो यहां से ये क्यों मिला हमें कितना होगा, तो ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस, यानी कि डिफरेंस, क्योंकि इंडिविजुअल में इनकी मास ज्यादा होगी, माइनस जो प्रोडक्ट बना उसकी मास कितनी होगी, इनटू c²। बट इस c² को हम एटॉमिक मास यूनिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसके बदले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मास ऑफ 4 प्रोटॉन्स दैट इज हाइड्रोजन, वो कितना होता है, इट इज 2, सो हमें क्यों मिलेगा, इट इज, ये कितने हैं 4, तो एक की मास कितनी होती है 1.0072825 माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन बनता है, हीलियम, जिसकी मास है 4.002603 × c²। तो इसे डिफरेंस में लेके आओ, यानी कि इसे मल्टीप्लाई कर लो इससे, और डिफरेंस क्या मिलेगी हमें, यहाँ से हमें मिलेगी डिफरेंस 0.028
0.697, बट सी स्क्वायर को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर लो तो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हमें एनर्जी मिलेगी। तो क्यू कितना मिलेगा फाइनली हमें यहाँ से, क्यू इज इक्वल टू 0.02867, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को एटॉमिक मास यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बदले क्या लिखेंगे हम, 931। तो यहाँ से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नहीं बल्कि एटॉमिक मास यूनिट्स में इसे एक्सप्रेस कर लो, एटॉमिक मास यूनिट्स में हमें मिलेगा क्योंकि हमने सी स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट किया तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक्चुअली इट इज 931.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमें यहाँ से एनर्जी कितनी मिलेगी, क्यू इज इक्वल टू 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहाँ से हमें एक न्यूक्लियर यानी कि जब 4 हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और कन्वर्ट होते हैं एक नए न्यूक्लियस में, दैट इज हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, तो हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है, कितनी मिलती है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहाँ पे गलती हुई थी, यानी कि जब हम सी स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट्स में, बट एक एटॉमिक मास यूनिट होता है किसके बराबर, इट इज 931.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हुई थी, यानी कि सी स्क्वायर को पहले किस में लाना था, एटॉमिक मास यूनिट्स में। नाउ ये था न्यूक्लियर फ्यूजन कि जब लाइट न्यूक्लियर कंबाइन होंगे। तो असल में होता क्यों है, यानी कि अगर हम काज देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसे, तो अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है। तो सबसे पहले हमें इसे एक्सप्लेन करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लाइट न्यूक्लिय होते हैं और जो हैवी न्यूक्लिय होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि अगर हम लाइट न्यूक्लिय, क्योंकि हमें यहाँ लाइट न्यूक्लिय ही कंबाइन होते हैं, तो लाइट न्यूक्लिय जो होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो कम होती है। तो जब ये कम होगी तो दे आर अनस्टेबल। तो ये मिनिमम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनकी मिनिमम है, तो इस वजह से क्या होगा, ये अनस्टेबल होते हैं। तो खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये एक नया यानी कि कंबाइन होते हैं, अपना एटॉमिक मास बढ़ाते हैं, जिस वजह से ये स्टेबल होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में हमने बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, बट जो इसका नेबर होता है हीलियम उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर मैंने कहा था कि लिथियम की जो है बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो बेरिलियम की ज़्यादा है। ऐसे ही बोरान की कम है तो कार्बन की ज़्यादा है। तो ऐसे हमने देखा था कि जो पहले एटॉमिक नंबर यानी कि जो पहले 10 एलिमेंट्स होते हैं उनमें 5 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है और 5 की ज़्यादा होती है। तो ये जो 5 होते हैं, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नियान, तो इन 5 की जो होती है ऑक्सीजन और नियान, तो इन 5 एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, तो स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए इनकी बाइंडिंग एनर्जी, ये जो है हाइड्रोजन होते हैं, लिथियम, बोरान, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, तो अनस्टेबल होते हैं, जिस वजह से ये कन्वर्ट होते हैं स्टेबल न्यूक्लियर में। ये कुछ एनर्जी देते हैं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए एक स्टेबल न्यूक्लियर में। तो ये थी एक एक्सप्लेनेशन कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसे एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये जो होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं इनमें, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वो यहाँ से हमने देखी थी, यानी कि जो मास डिफेक्ट होता है, यानी कि जो 4 हाइड्रोजन्स थे वो कंबाइन हुए, उन्होंने एक हीलियम बना दिया। तो उनके यानी कि जो इंडिविजुअल में थे, ये इंडिविजुअल में ये 4 थे तो इनकी मास ज़्यादा थी, तो इंडिविजुअल में इनकी मास मैक्सिमम थी। फिर जब ये कंबाइन होके हीलियम बनाया तो इसकी मास कम हो गई, तो इनकी मास मिनिमम है। तो हमें यहाँ से एक मास डिफरेंस मिला था, दैट इज डेल्टा एम, जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट आता है इनमें, तो जो मास गायब होता है, मास डिफेक्ट शक्ल में हमें मिला तो गायब हुआ यहाँ से थोड़ा मास, वो हमें ये किस में मिला, वो मिलता है हमें एनर्जी में।
तो वो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। बट किस प्रोसेस से हमें मिली, क्योंकि दो लाइट न्यूक्लियर कंबाइन, 4 लाइट न्यूक्लियर कंबाइन हुए, तो हमें मिलेगी न्यूक्लियर फ्यूजन की शक्ल में। तो असल में हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है, ये जो एनर्जी हमें यहाँ से मिली यानी कि जो क्यू है दिस, तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन क्या होता है, यानी कि हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूजन है तो हमें एनर्जी मिली यहाँ से, क्योंकि कंबाइन होके हमें यहाँ से एनर्जी मिली, तो हम कह सकते हैं इट इज एक्सोथर्मिक। बट केमिकल नहीं है, बट न्यूक्लियर रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं इट इज एन एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूजन। अब हम इसे एक और नाम देते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसे हम एक और नाम देते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। यानी कि अब हम इसका जो दूसरा नाम है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन का मिला, इसे क्यों मिला वो एक्सप्लेन करेंगे। तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसका एक और नाम मिलता है, यानी कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि थर्म मीन्स हीट, तो थर्मो यानी कि जो हीट से यानी कि टेम्परेचर की वजह से एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो कंबाइन होते हैं, बट इट इज़ ए रिपल्सिव फोर्स। तो जब हम दो प्रोटॉन्स को लेके आते हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन्स को लाएंगे, तो इन्हें कंबाइन करने के लिए, यानी कि इनका जो है प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, तो इन दो प्रोटॉन्स को हमें कंबाइन करके यहाँ से हीलियम निकालना है। तो हीलियम जो हमें मिलेगा, बट ये यहाँ से बड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होगी, क्योंकि जब हम दो प्रोटॉन्स को यानी कि दो हाइड्रोजन्स को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स में ये पॉजिटिव चार्ज इसका और ये पॉजिटिव चार्ज इसका रिपल्शन क्रिएट करेंगे। तो क्योंकि इट इज़ नॉट ए केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में थोड़े भी टेम्परेचर पे हमें कंबाइन होते थे एलिमेंट्स, बट इट इज़ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा कि हमें फ्यूज़ करने पड़ते हैं 2 न्यूक्लियस को, यानी कि कंबाइन करना पड़ता है फ्यूज ऑफ 2 न्यूक्लिय। तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है ऐसे। तो इसके लिए अगर ये दोनों को कंबाइन होना है तो इसकी जो इस न्यूक्लियर की और इसकी इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोनों की काइनेटिक इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि रिपल्सिव फोर्स कम हो और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। तो न्यूक्लियर फोर्स यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें क्या होता है, इसे हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन करनी होती है, उसमें दो न्यूक्लियस को फ्यूज़ करना होता है। तो वो दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, फ्यूज़ टुगेदर करने में उनकी जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट होती है। तो इस रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए यानी कि इन्हें कंबाइन करने के लिए हमें इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमें मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ रिलेट है, यानी कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये किस टेम्परेचर पे आएगी, यानी कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁷ केल्विन्स, तो इतनी टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इस टेम्परेचर से दो न्यूक्लियर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो वो यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द 2 न्यूक्लियॉन्स, तो तब जाके ये कंबाइन होते हैं। तो इतना टेम्परेचर हमें कहाँ से मिलता है, तो हमने देखा कि अब ये रिएक्शन किस वजह से हुई, टेम्परेचर की वजह से, उसने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। तो इस वजह से हमने इसे नाम दिया थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। तो इतना टेम्परेचर कहाँ होता है, कोर ऑफ सन में होता है, या जो भी हमारे स्टार्स होते हैं कोर ऑफ सन और स्टार्स, तो जितने भी हमारे पास स्टार्स है या उनकी कोर है तो उसमें इतनी सारी, यानी कि कोर ऑफ स्टार्स और सन में इतना टेम्परेचर होता है, तभी जाके ये फ्यूज़ होते हैं ये दो न्यूक्लियस, और ये बन जाता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, एक नया न्यूक्लियस मिलता है हमें यहाँ से। तो अब हम देखेंगे, जब हमने न्यूक्लियर फिशन पढ़ा था तो न्यूक्लियर फिशन में हमें कितनी एनर्जी मिलती थी, वो मिलती थी 5.12 × 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये थी फिशन में, यानी कि जो हमने इसे पहले पढ़ाया था उससे हमें इतनी एनर्जी मिलती है।
बट जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारी एनर्जी मिलती है 40.2 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है? इट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिशन में हमें इतनी ही एनर्जी मिलती है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन में हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो इससे ज़्यादा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से हुई, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि दो न्यूक्लियर कंबाइन हुए। तो यही हम देखते हैं कि इट इज़ बिकम्स द सोर्स, यानी कि यही सोर्स बनता है किसका? यानी कि सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ स्टार्स। तो न्यूक्लियर फ्यूजन सोर्स बनेगा किसका? एनर्जी ऑफ द स्टार्स और एनर्जी ऑफ द सन, एनर्जी सोर्स ऑफ सन। तो अब हम एक्सप्लेन जी, यानी कि जो सूरज है या जो भी तारे हैं कहां से इतनी एनर्जी लाते हैं। तो हमें मालूम है कि जो सन है वो 1 सेकंड में 10⁻26 जूल्स एनर्जी हमें देता है, और उसे कितना टाइम हुआ है ये देते हुए? सेवरल मिलियन ईयर्स। तो सेवरल मिलियन ईयर्स से सूरज हमें इतनी रोशनी देता है। तो कौन सा सोर्स है, क्या जलता है उसमें? तो अगर हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन कोई इतनी एनर्जी हमें नहीं देगी और इतने टाइम तक नहीं रह सकती है। तो हमने केमिकल तो देखा कि ये जो इतनी एनर्जी दे रहा है 1 सेकंड में, तो अप्रॉक्सीमेटली इतने मिलियन ईयर्स हुए हैं सूरज को इतनी एनर्जी देते हुए। तो कोई केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल रिएक्शन, वो सोर्स ऑफ द स्टीलर एनर्जी नहीं हो सकता है, यानी कि सूरज जो है इतनी एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं दे सकता है। बट हमें मालूम है कि जो भी सन है या जो स्टार्स है ये बने होते हैं हाइड्रोजन से प्लस हीलियम। तो दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी स्टार। तो अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द मास, तो 90% मास किसका बना होता है स्टार्स का? वो बना होता है हाइड्रोजन और हीलियम से। तो जो बाकी 10% बचते हैं वो होते हैं कोई भी हैवी एलिमेंट। तो अगर हम कह सकते हैं कि कोई हैवी एलिमेंट ही इसमें कन्वर्ट होता है, यानी कि लाइट न्यूक्लियर में, तो सिंस दे आर ओनली द 10% ऑफ इट्स मास, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ही होगा स्टीलर एनर्जी, यानी कि एनर्जी सोर्स ऑफ सन। तो इतनी एनर्जी हमें मिल रही है क्योंकि हमने देखा कि 90% जो इसकी मास है किसी भी स्टार की, वो हाइड्रोजन या हीलियम की बनी होती है। तो इस तरह से हेनस बैथी ने हमें बताया, हेनस बैथी इसने कहा कि इन 1939 में हमें बताया कि जो सूरज है या जो भी सितारे हैं उनमें अगर हम देखेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, वो होते हैं 2 किस्म के। या तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है इनमें, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, या इनमें होता है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि लाइट न्यूक्लियर जो है वो कंबाइन होते हैं और बनाते एक हैवी न्यूक्लियर जिसकी मास उससे ज़्यादा होगी, और इसमें हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो अगर हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, तो इसमें क्या होता है? तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, यानी कि डायरेक्ट कोलिजन आता है किसके दरमियान? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो अगर हम पढ़ेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या होता है कि हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन से डायरेक्ट कोलिजन करता है, क्योंकि उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है टेम्परेचर की वजह से, तो वो न्यूक्लियस में फ्यूज होते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन होता है ये एक प्रोटॉन से कंबाइन होके ड्यूटेरियम में कन्वर्ट होते हैं 1:2 प्लस एक पॉजिट्रॉन देते हैं और न्यूट्रिनो देते हैं, प्लस कुछ एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है। तो अब क्या होता है, ये जो मिला हमें ड्यूटेरियम, तो ये ड्यूटेरियम कंबाइन होगा दूसरे ड्यूटेरियम के साथ, तो कन्वर्ट होंगे ये हीलियम में, क्योंकि
एक न्यूक्लियस कन्वर्ट हुआ दूसरे न्यूक्लियस में, हमें यहाँ से एक नया एलिमेंट मिला, दैट इज हीलियम, प्लस गामा रेज मिलती है, प्लस कुछ एनर्जी फिर से मिलती है। अब क्या होता है, अब ये हीलियम कंबाइन होता है दूसरे हीलियम के साथ, तो होता क्या है, ये बनाते हैं हीलियम स्टेबल, दैट इज 2,4, प्लस 2 प्रोटॉन्स मिलते हैं हमें फिर से यहाँ फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज तो 4 थे, यहाँ फिर से चार्ज 2 मिले, प्लस एनर्जी। तो ऐसे ये हेनस बैथी ने बताया कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कि कैसे हाइड्रोजन फ्यूज होता है और हीलियम में कन्वर्ट होकर हमें इतनी एनर्जी देता है। तो इस एनर्जी को मिला, इस एनर्जी को मिला, इस एनर्जी को मिला, तो टोटल एनर्जी मिलेगी हमें यहाँ से इतनी। तो ऐसे ही जो होता है प्रोटॉन, ये था प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ऐसे ही जो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल होता है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि कार्बन कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट कन्वर्ट कन्वर्ट, जब तक वो किस में चला जाएगा, नाइट्रोजन में, तो फिर से प्रोसेस शुरू होती है। तो इस तरह से अब अगर हम देखेंगे कि इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत कितनी होती है, 10⁻⁷ केल्विन्स, क्योंकि इससे काइनेटिक एनर्जी मिलती है प्रोटॉन्स को बहुत ज़्यादा, तो ये फ्यूज़ होते हैं। बट अगर हम इस टेम्परेचर पे देखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो एटम है, अगर उसकी ग्राउंड स्टेट से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो हमें उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो हाइड्रोजन से पहले ही क्या इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, तो हमें मिलता है यहाँ एक बियर न्यूक्लिय, यानी कि नंगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो बियर न्यूक्लिय मिला, इसके साथ साथ क्या मिलेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स भी अब एटम्स में नहीं होंगे, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स में, और जो सारे हाइड्रोजन एटम्स है वो बियर न्यूक्लिय बने होंगे, यानी कि बियर न्यूक्लिय प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कलेक्टिवली ये बियर न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बनाते हैं, विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है ए स्टेट इन विच द एटम्स हैव लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बियर न्यूक्लिय प्लस इलेक्ट्रॉन गैस जो हमें मिलेगी वो होती है प्लाज्मा। तो ये किस शक्ल में मिलते हैं, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मिलते हैं और कन्वर्ट होते हैं हीलियम में। नाउ अगर ऐसी प्रोसेस, यानी कि सबसे पहले ऐसा होता है कि क्या हम ज़मीन पे न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकते हैं, अगर हम इसे स्टडी करेंगे तो इससे पहले सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, अगर हमने प्लाज्मा बना लिया, मान लो हमने ये टेम्परेचर अटेन कर लिया, अब हमने प्लाज्मा बना लिया, मगर किस सॉलिड में इस प्लाज्मा को रखेंगे एट दिस टेम्परेचर, तो हमारे पास कोई ऐसी सॉलिड नहीं है, यानी कि सॉलिड शक्ल में कोई ऐसी सबस्टेंस है ही नहीं अभी कि जिसमें हम प्लाज्मा को इस टेम्परेचर पे रख सके। क्योंकि जब भी प्लाज्मा इस टेम्परेचर पे होगा, हमें मिलेगा इस टेम्परेचर पे प्लाज्मा, किसी भी सॉलिड में हम उसे रख लेंगे तो वो सॉलिड अपनी शक्ल खो देगा। हाँ, अगर हमने ऐसा ऑब्टेन किया, मान लो हमने प्लाज्मा ऑब्टेन कर लिया इस टेम्परेचर पे, तो सबसे जो अवेलेबल ड्यूटेरियम है सीज में, यानी कि समंदर में जितना भी ड्यूटेरियम है वो हम इतना यूज़ कर सकते हैं, इट बिकम्स द इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ज़मीन पे सूरज की एनर्जी के बदले हम वो यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसे कुछ टेक्निक्स हमने बना लिए हैं, यानी कि जहाँ हम प्लाज्मा रख सकते हैं, यानी कि नाउ डेज रिसर्चेस अब इतने डेवलप्ड हो गए हैं कि हम प्लाज्मा को कलेक्ट करते हैं, यानी कि इस टेम्परेचर पे हम प्लाज्मा को बनाते हैं। तो उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं, या तो हम टोकोमार्कस, तो टोकोमार्कस होते क्या है, टोकोमार्कस होते हैं टोरॉइडल मैग्नेटिक चैम्बर्स। इनमें क्या करते हैं हम टोकोमार्कस, या दूसरी जो मटेरियल है इट इज कॉल्ड स्टीलरेटर। स्टीलरेटर तो दो मटेरियल्स है हमारे पास प्लाज्मा को कलेक्ट करने के लिए,
टोकोमार्कस दैट इज टोरॉइडल मैग्नेटिक चैम्बर्स या स्टिलेटर्स हम यूज करते हैं। तो ये को क्या होते हैं, टोरॉइडल, जैसे कि हमने टोरॉइड पढ़ा है तो ऐसी एक शक्ल होती है। तो हम एक डोनट शेप्ड एक स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील वेसल, यानी कि जो टोकोमार्कस होते हैं, टोरॉइडल मैग्नेटिक चैम्बर्स, ये डोनट शेप्ड होते हैं, बने किसके होते हैं, स्टेनलेस स्टील वेसल्स के। तो इसमें जो प्लाज्मा होता है तो वो एक हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा होता है। नाउ ये इसे कलेक्ट कैसे करता है, हम इस टोकोमार्क के इर्द गिर्द एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो टोकोमार्क के इर्द गिर्द एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में इट इज आल्सो ए करंट, तो ये अपनी एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड रिपल्शन करते हैं, यानी कि बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को रिपल्शन करेगा। तो ये इस स्टील यानी कि जो वेसल होता है इसके वॉल्स के इर्द गिर्द नहीं आता है। तो जब ये वॉल्स के इर्द गिर्द नहीं आया, क्योंकि इसकी हाई टेम्परेचर है, तो वो स्टेनलेस स्टील कन्वर्ट होती है, यानी कि उस शक्ल में नहीं रहती। बट हमने क्या किया, हमने बाहर से भी एक मैग्नेटिक फील्ड दिया, अंदर से प्लाज्मा का खुद का मैग्नेटिक फील्ड था, तो वो दोनों रिपल्शन करते रहते हैं और इसके साथ यानी कि वॉल्स ऑफ द वेसल के साथ ये कांटेक्ट नहीं करता है, तब जाके हम इसे बना सकते हैं प्लाज्मा को और रख सकते हैं एट दिस टेम्परेचर। तो ये थे यहां तक न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हमारे पास होता है रेडिएशन हाजार्ड्स, यानी कि रेडिएशन हाजार्ड्स क्या होता है कि जब लिविंग टिश्यूज पे रेडिएशन का बहुत ज्यादा असर होता है, तो उस वजह से क्या होता है उस वजह से लिविंग टिश्यूज में प्रॉब्लम आती है। तो जो ही लिविंग टिश्यूज में प्रॉब्लम आ गई तो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां जिस्म में जन्म लेती है। तो रेडिएशन हाजार्ड से क्या होता है कि टिश्यूज जो होते हैं एक्सपोज होते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के लिए। हमारे पास रेडियो एक्टिविटी यानी कि अगर अल्फा रेज होंगे, बीटा हुए, गामा हुए या एक्सरेज हुए, तो इस वजह से लिविंग टिश्यूज में प्रॉब्लम होती है। ये क्या करते हैं, जो भी लिविंग टिश्यूज यानी कि जो भी हमारे एटम्स होते हैं, ये एटम्स को आयोनाइज करते हैं, आयोनाइजेशन, यानी कि एटम्स को आयोनाइज करते हैं, यानी कि जब भी बॉडी के पे ऊपर रेडिएशन आती है तो ये एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज करते हैं, यानी कि नॉकआउट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हुए एटम से तो आयोनाइजेशन हुई, तो इस वजह से लिविंग टिश्यूज पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। अगर हम देखेंगे सबसे पहले क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स को ये इफेक्ट करते हैं, जिस वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जो ही हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर रेडिएशंस आने शुरू हुए तो हमारे बॉडी के एटम्स आयोनाइज होते हैं, उससे क्रोमोसोम्स में यानी कि सेक्स ऑर्गन्स में यानी कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, वो आयोनाइज होके एक जेनेटिक डिसऑर्डर में हमारे ऊपर आती है, यानी कि जो एक बीमारी हमें जन्म लेती है, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोम्स को ये इफेक्ट करते हैं। तो दूसरा अगर हम देखेंगे तो ब्लड प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती है, यानी कि जो सुप्लिन होता है, सुप्लिन में जो भी ब्लड सेल्स जनरेट होती है, ब्लड सेल्स, ये उन्हें डिफेक्ट करता है, यानी कि ब्लड सेल्स बनाने में प्रॉब्लम करता है। तो इससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा रेडिएशन हुई तो उससे क्या होता है, ल्यूकेमिया, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो हमारे सुप्लिन में ज़्यादा बननी शुरू होती है, यानी कि मैक्सिमम होती है। तो ल्यूकेमिया इससे होता है, यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि क्रोमोसोम्स पे इफेक्ट करते हैं। अब दूसरा कि जो सुप्लिन में ब्लड सेल्स बनाता है, वाइट ब्लड सेल्स मैक्सिमम होती है ड्यू टू रेडिएशन की वजह से, तो ल्यूकेमिया हमें जन्म लेता है। इसके बाद अगर हम नंबर थर्ड प्रॉपर मतलब यानी कि लिमिटेशन देखेंगे रेडिएशन हाजार्ड्स का, तो अगर एक सेंसिटिव यानी कि अक्यूट, एक्यूट मीन्स दैट इज सेंसिटिव, अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इन रेडिएशंस का
तो बहुत ज़्यादा यूज़ रेडिएशंस की वजह से क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में अगेंस्ट यानी कि एंटीबॉडीज़ होती है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो हमारी बॉडी जनरेट करती है एंटी इन्फेक्शन यानी कि एंटीबॉडी जो उससे लड़ती है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इन रेडिएशंस का तो जो भी इन्फेक्टिव यानी कि जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती है उनकी वर्क कम होती है, यानी कि वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, यानी कि हमारी जो इन्फेक्टिव सिस्टम मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट द डिजीज़ लड़ने के लिए वो कम होती है। और इवन इससे क्या होता है कि डेथ भी हो सकती है, यानी कि अगर हम लॉन्ग एक्सपोजर में हम यूज़ करेंगे तो डेथ भी हो सकती है। और इवन जो हमारा मैकेनिज्म है इन्फेक्शन मैकेनिज्म वो भी वीक होता है। अगर हमने ज़्यादा यूज़ किया इन रेडिएशंस का तो हमारी इन्फेक्शन मैकेनिज्म जो होती है बॉडी की, जो एंटीबॉडी जनरेट करती है अगेंस्ट किसी भी इन्फेक्शन के, वो कम होती है और इवन इसके साथ साथ डेथ भी हो सकती है। तो अगर हम लॉन्ग एक्सपोजर का यूज़ करेंगे, नंबर 4 फिर से, यानी कि इससे क्या होता है कैंसर एंड ब्लाइंडनेस। अगर ज़्यादा फिर से हमने यूज़ किया तो कैंसर की रिस्क बढ़ती है, इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये थे कुछ डिफेक्ट्स यानी कि रेडिएशन हाजार्ड्स। हाँ, इसके अलावा अगर हम इनके यूज़ भी देखेंगे तो जो ये कैंसर जैसी डिजीज़ है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि लोकलाइज कर सकते हैं अगर हम यूजेस देखेंगे। तो इस वजह से यूजेस नंबर 1 जो होगा, यानी कि जो कैंसर होती है उसे हम लोकलाइज कर सकते हैं, यानी कि एक ही जगह रोक सकते हैं। बट इट इज़ आल्सो पॉसिबल ड्यू टू रेडिएशन। तो ये इसके यूज़ में आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोबाल्ट 60 के रेडिएशन उठाते हैं तो ये लोकलाइज करता है किसी भी कैंसर को, यानी कि उसे लोकलाइज करता है, उसे बढ़ने नहीं देता है। तो हमें यूज़ यानी कि ये रेडिएशन अगर कैंसर कर भी सकती है बट थोड़ा ट्रीटमेंट भी कर सकती है। तो नंबर 2 अगर हम इसे देखेंगे कि जो रेडिएशंस होती है यानी कि प्लांट म्यूटेशंस में हमें मदद करती है। प्लांट म्यूटेशंस यानी कि इससे हम ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, जैसे राइस की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, वीट की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, या इनमें यानी कि पीज। तो म्यूटेशन हम इससे कर सकते हैं, यानी कि रेडिएशन की हेल्प से हम म्यूटेशन भी कर सकते हैं, जिस वजह से हम ग्रोथ बढ़ा सकते हैं राइस की, वीट की। इसके अलावा ये कंट्रोल यानी कि एग्रीकल्चर पेस्ट्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर पेस्ट्स, तो उसे कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। यानी कि इसके यूजेस भी है बट डिफेक्ट्स भी है। तो यूज़ होता है कि लोकलाइज कैंसर करने में, या प्लांट म्यूटेशन हम उनकी जनरेशन यानी कि उससे ज़्यादा मकदार में फल हासिल कर सकते हैं, यानी कि राइस को ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, वीट को या पीज़ को ज़्यादा, क्योंकि उन्हें हम म्यूटेशन करते हैं। या अगर हमें कोई भी बीमारी होगी यानी कि प्लांट्स में, खास करके एग्रीकल्चर में, तो पेस्ट्स को कंट्रोल करने में हमें मदद देता है। या इसके अलावा एक्सरेज फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स में भी हेल्प करता है कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है बोन को। हाँ, अगर हम देखेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन है यानी कि जो रेडिएटिव एनर्जी होती है, तो रेडिएटिव एनर्जी की एब्जॉर्प्शन अगर हम देखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस कि कितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुए, तो उसे हम मेजर करते हैं ग्रे में, GRAY। तो सिंपल शॉर्ट फॉर्म है GY। तो यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएटिव यानी कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से हमें रेडिएशंस मिलती है कितनी एब्जॉर्ब हुई, उसे हम मेजर करते हैं ग्रे में। या हमें कितना डोज देना होगा, ये थी एब्जॉर्प्शन, यानी कि कितना डोज देना होगा, डोज ऑफ रेडिएशंस। बट कौन सी रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, उसे हम मेजर करते हैं सेवरॉट में और रोइंटजन में, यानी कि कितने रोइंटजन डोज देना होगा रेडिएशन का किसी भी ट्रीटमेंट में। मान लो हमने प्लांट म्यूटेशन की या एग्रीकल्चर पेस्ट्स को कंट्रोल किया या कैंसर को जो लोकलाइज करना था उसे कितना डोज देना होगा, तो उसे हम मेजर करते हैं सेवरॉट्स में या रोइंटजन में। तो अगर 100 यानी कि अगर 100 रोइंटजन हम देंगे 100R, तो इससे कैंसर होता है। अगर इतना डोज हम लेंगे तो इससे कैंसर होता है। अगर 600 रोइंटजन डोज हम देंगे तो इससे डेथ होती है। हाँ, अगर हम देखेंगे यानी कि 200
मिली रोइंटजन देंगे तो इट इज़ ए सेफ डोज, तो ये सेफ डोज होता है। तो डोज को हम मेजर करते हैं सेवराट्स में या रोइंटजन में, बट एब्जॉर्प्शन किस में मेजर करते हैं, ग्रे में। तो अगर हमें 1 ग्रे मालूम होनी चाहिए, 1 ग्रे होती है कि जब 1 जूल रेडियो एक्टिव रेडिएशन 1 kg में एब्जॉर्ब हुई हो तो उसे हम कहते हैं 1 ग्रे। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट में हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट। न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट होता क्या है, जैसे हम यहाँ के आज जो हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर पोल्यूट होता है, मान लो हमने न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा यूज़ किए, तो न्यूक्लियर वेपन से जो भी डस्ट निकलेगा, जो भी स्मोक निकलता है, इट इज़ हैंगिंग इन द एयर। तो जैसे क्लाउड्स बनते हैं ऐसे ही ये एटमॉस्फेयर में हैंग रहते हैं, कौन से, यानी कि न्यूक्लियर डस्ट या न्यूक्लियर वेस्ट्स क्या होते हैं, ये हैंग होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट। तो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हुआ तो ये किसी भी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, यानी कि उस प्लेनेट पे अगर इस अर्थ पे हॉलोकॉस्ट, न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट ज़्यादा होगा तो यहाँ कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, अगर ये ज़्यादा हुआ, अगर एक क्लाउड की शक्ल में आया तो ये सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर विंटर्स। तो ये था यहाँ तक न्यूक्लियर फ्यूजन और इसके साथ रेडिएशन हैज़र्ड्स, और यहाँ पे हम आज ये पूरा यूनिट ख़त्म कर रहे हैं, एटम एंड न्यूक्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो इस यूनिट में या इस टॉपिक में तो कमेंट्स में कहना।